सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हमारा सौर मंडल, ग्रहों से परिचय। सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उनका नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, इसलिए उसमें अधिक चमक है। मंगल ग्रह लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों की घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आसमान में टिमटिमाते तारे। तारों का अपना प्रकाश होता है। चूंकि ये तारे हमसे काफी दूर पर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफी नजदीक प्रतीत होता है। परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। पृथ्वी, हमारा घर। हम धरती पर ही तो हैं। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यही वह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मिलता है, क्योंकि यहां जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूंकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल है, अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। उपग्रहों की सैर। ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूमता है। यही चांद है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंच। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है।
यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है, ना ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह हैं और किसी के एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रहों के ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरस है। हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आकाशगंगा तारों की नदी। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी है। खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। सप्तर्षि तारों का समूह। रात में उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है: ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलॉन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा।
यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है। इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति की तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूह के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार हैं: अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पश्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। अतीत से वर्तमान, कक्षा 7वीं। नए राज्य एवं राजाओं का उदय। भारत के पश्चिमी किनारे पर अरबों का आगमन हुआ और उनकी सत्ता स्थापित हुई। इसी समय उत्तरी एवं मध्य भारत के राजनीति मानचित्र पर
राजपूतों का उदय हुआ। राजनीति के क्षेत्र में टूट की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। नए शासक उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा चुने गए थे। बिहार एवं बंगाल के प्रथम पाल शासक गोपाल का चयन ऐसे ही हुआ था। अन्य लोग मंत्रियों, सैनिकों और महत्वपूर्ण लोगों के समर्थन से शासक बने। इस काल के इतिहास में 4 राजपूत वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। वे प्रतिहार या परिहार, चौहान या चहमान, सोलंकी या चालुक्य और परमार थे। कई सामंतों ने भी स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। सामंत, इस वर्ग के लोगों के लिए कई नाम भी प्रचलित हैं, जैसे सामंत, राय, ठाकुर, राणा और रावत। पहले के समय के राजा युद्ध में जब किसी राजा को हराते थे तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। 400 इकाई से 1000 इकाई के बीच के समय में युद्ध में हारे हुए राजाओं को आमतौर पर अपने राज्य वापस भी मिल जाते थे। बदले में उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है और वह विजयी राजा के चरणों में रहने वाला सेवक। विजयी राजा अधिपति कहलाता था, पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था। यह दिखाने के लिए कि वह किसी राजा का सामंत है, पराजित राजा को अपने नाम के आगे यह बात लिखनी पड़ती थी। परम भट्टारक परमेश्वर महाराजा धीराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाले महासामंत महाराज धीराज क्षितिपाल का शासन था। भोजदेव और क्षितिपाल दोनों के नामों के साथ उपाधियां लगी हैं, पर सामंत की उपाधि राजा की उपाधि से छोटी है। इसी से पता चलता है कि राजा अधिक शक्तिशाली माना जाता था। सामंत बनने पर हारे हुए राजा को और भी कई शर्तें माननी पड़ती थी। उसे अधिपति के दरबार में समय समय पर मूल्यवान भेंट भेजनी पड़ती थी। मौके पर उसे खुद अधिपति राजा के दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर सामंत को अधिपति राजा की मदद के लिए अपनी सेना भी भेजनी पड़ती थी। इस समय जितने भी छोटे बड़े राजा थे वे सामंत बनने की नीति ही अपनाते थे। भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा की कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। राज्यों में प्रशासन। राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु अर्थात सर्वशक्तिमान होता था। उनकी बड़ी बड़ी उपाधियां जैसे महाराज धीराज यानी राजाओं के राजा, परम भट्टारक, परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानी 3 भुवनों का स्वामी आदि से बोध होता है। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद राजा अपने सामंतों के साथ साथ ब्राह्मणों, किसान तथा व्यापारी संगठनों के साथ सत्ता की समझदारी करते थे। प्राय राज्यों में उत्पादकों का एक वर्ग था जिसमें किसान, पशुपालक एवं कारीगर आते थे। राज्य की आय के अनेक स्रोत थे, किंतु मूल स्रोत राजस्व ही था, जिसे राजयोग या ऊपरी कर कहा जाता था। सभी उत्पादकों से अपने उत्पादक का एक हिस्सा लगान मानकर वसूला जाता था। व्यापार तथा उद्योग कर भी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। किसानों को अपना उपज का 1/6 तथा 1/3 के बीच भू राजस्व देना होता था। उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों और किलों के निर्माण में लगाए जाते थे। इन संसाधनों का उपयोग युद्धों में भी होता था। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। ये ब्राह्मण शासकों के लिए यज्ञ करते थे। वे शासकों के लिए वंशावली भी तैयार करते थे, जिसमें यह दिखाने का प्रयास करते थे कि शासक किस प्रकार से पुराने
और वैभवशाली शासक परिवारों से संबंधित हैं। कनौज के लिए संघर्ष। भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण शक्तियां भी मध्यम एवं पश्चिम भारत के गुर्जर के प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी ने लंबे समय तक राज किया, किंतु इन सभी का अधिकांश समय आपसी संघर्ष में बीता। इस संघर्ष का अखाड़ा कनौज बना। कनौज पर अधिकार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले तीनों शक्तियां परस्पर युद्ध करते करते थक गए थे। वे आपस के युद्धों में इतने व्यस्त हो गए कि उनको यह भी पता न चला कि वे कितने कमजोर हो गए हैं। अंततः इन तीनों राज्यों का पतन हो गया। उनकी शक्ति लगभग एक समान थी और वे मुख्यतः विशाल सेनाओं पर निर्भर करती थी। इन सेनाओं का खर्च उठाने के लिए आवश्यक स्रोत भी एक समान थे। इनके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सैन्य अभियानों में खर्च हो गया। हमेशा संघर्ष के लगे रहने के कारण इनका ध्यान अपने सामंतों से हट गया। अवसर का लाभ उठाकर धीरे धीरे इन सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। सामंतों की अवज्ञा और उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण के आक्रमणों ने उत्तरी भारत को और भी कमजोर कर दिया। जब उन पर उत्तर पश्चिम से तुर्कों का आक्रमण हुआ, तब वे सही ढंग से अपनी रक्षा न कर सके। आक्रमण करने वालों में सबसे पहला महमूद गजनवी था। उस समय संपूर्ण प्रायद्वीप अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। इनके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। उत्तरी भारत में हिंदूशाही, कनौज, कालिंजर, गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, बंगाल, कश्मीर इत्यादि कुछ प्रमुख राज्य थे। इनमें कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था जो इन्हें एक रखकर योग्य नेतृत्व प्रदान कर सके। राजनीतिक एकता के अभाव में सामंतीकरण की प्रक्रिया भी जारी रही। सामंत अपनी क्षेत्रीय चेतना तथा सैनिक शक्ति द्वारा केंद्रीय सत्ता को कमजोर करने का अवसर तलाशते रहते थे। यद्यपि राजपूत उस समय उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे, पर उनकी कुछ अपनी कमजोरियां थी। राजपूतों में युद्ध को गौरवपूर्ण रूप प्रदान किया गया था। प्राय शासक अपने सम्मान की रक्षा के लिए आपस में ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। इन राज्यों में बाहरी आक्रमणकारियों का मिलकर सामना करने की भावना नहीं के बराबर थी। इसके अतिरिक्त 2 मुस्लिम राज्य भी थे। मुल्तान का राज्य जिसमें सियाइयों का प्रभुत्व था, और मंसूर यानी सिंध का राज्य जिसमें अरब वंशी शासक था। तुर्क आगमन के समय भारत की सामाजिक दशा भी बहुत अच्छी नहीं थी। तत्कालीन समाज में शासक वर्ग, सैनिकों एवं आम जनता में तालमेल का अभाव था। राजा और जनता के बीच दूरी काफी अधिक थी। प्रशासन तथा सेना के कुछ पदों पर ब्राह्मणों तथा राजपूतों की अधिकांश नियुक्तियां वंशानुगत होती गई। समाज का हर व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता था। देश जैसी व्यापक अवधारणा से आम लोग परिचित नहीं थे। शासकों के बदल जाने से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में निम्न वर्ग में संकट के समय में राज्य के लिए कुछ कर सकने की भावना नहीं के बराबर थी। इस काल में परंपरागत 4 मुख्य वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के अतिरिक्त अनेक उपजातियां एवं नई जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। वर्ण व्यवस्था ने लोगों की विचारधारा को संकुचित कर दिया और उसमें बाहरी आदान प्रदान के लिए स्थान न रहा। दक्षिण के राज्य। उन दिनों उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी अनेक राज्य थे। कृष्णा नदी के उत्तर के राज्य, दक्षिण पथ के राज्य तथा कृष्णा नदी से दक्षिण के राज्य, सुदूर दक्षिण के राज्य थे।
सुदूर दक्षिण के राज्यों में चोल, चेर, पांड्य आदि प्रमुख थे। आधुनिक मदुरै क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड्य राज्य था। आधुनिक केरल प्रांत में चेर वंश का शासन था। चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया। धीरे धीरे प्लव वंश के शासक और अन्य स्थानीय शासकों को पराजित कर अपने को दक्षिण में सबसे शक्तिशाली बना लिया। लेकिन साम्राज्य की स्थापना करने वाले आरंभिक चोल शासकों में विजयालय 846 से 871 इकाई था। उसने तंजौर को जीतकर अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य का शासक घोषित किया। चोल वंश के राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजा राजराज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र चोल है। राजराज प्रथम 958 से 1016 इकाई एक कुशल सेना संचालक था और उसने अनेक दिशाओं में आक्रमण किए। राजराज दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में अरबों के आधिपत्य से परिचित था। राजराज का पुत्र राजेंद्र 1014 से 1044 अपने पिता से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने एक विशाल जल सेना का गठन किया। उसके 2 युद्ध बड़े ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। एक जिसमें उसके सेनाएं पूर्व भारत के समुद्री तट से होकर ओडिशा को पार करती हुई गंगा नदी तक पहुंच गई। राजेंद्र का दूसरा अभियान श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हुआ था। इस अभियान में उसने जल एवं थल सेना का उपयोग किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपने राज्य की व्यापारिक हितों की रक्षा करना था। चोल प्रशासन। राजा राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। फिर भी शासन कार्यों के संचालन के लिए वह अपने मंत्री परिषद की सलाह लेता था। उसके आदेश उसका निजी सचिव लिख लिया करता था। इस व्यवस्था से प्रतीत होता है कि चोल शासकों ने सुसंगठित नागरिक सेवा का विकास किया। संपूर्ण चोल राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा हेतु संपूर्ण राष्ट्र कई इकाइयों में विभक्त था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। मंडल का प्रधान तो राजवंशीय होता था, लेकिन कोटम, नाडु व कुर्म के अनेक अधिकारी व कर्मचारी होते थे। सभी अपने क्षेत्र की गतिविधियों की सूचना अपने से ऊपर वाली इकाइयों को देते थे। ग्राम स्वशासन। गांव का स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। बहुत से गांव में शासन का संचालन राजकीय कर्मचारियों के द्वारा न कर स्वयं गांव वालों द्वारा किया जाता था। ग्राम सभा शासन कार्यों के संचालन के लिए कई समितियों का गठन करती थी। समिति के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की गई थी। अभिलेख। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों का ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। हमारी दुनिया। कक्षा 8वीं। संसाधन क्या होता है? मानव अपने जीवन में कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है। इन वस्तुओं का उपयोग कर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
मानवीय आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य हमेशा नए नए साधनों व तकनीकों की खोज के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसके लिए आरंभ में मानव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर करता था। समय के साथ मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन आता गया। इसके कारण मानव प्राकृतिक वस्तुओं को संशोधित कर उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुकूल बनाने लगा। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। भूमि, जल, वायु, मिट्टी, भवन, खनिज पदार्थ, खेत, तालाब इत्यादि सभी संसाधन हैं। क्या सभी वस्तुएं संसाधन हैं? हाँ, सभी प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं तथा स्वयं मानव भी संसाधन है। इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जब किसी भवन का निर्माण किया जाता है तो इसके लिए उपयुक्त भूमि, बालू, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजा एवं मजदूर इत्यादि की जरूरत पड़ती है। इनमें कुछ साधन प्राकृतिक होते हैं तो कुछ मानव निर्मित। इनमें मजदूर के रूप में मानवीय श्रम का भी उपयोग किया जाता है। अतएव ये सभी संसाधन हैं। संसाधन की उपयोगिता। नदी का किनारा काफी चौड़ा और पानी बीच में बहता, दोनों ओर बालू ही बालू। यहां तो रेत ही रेत है, परंतु शहर में तो गाड़ी से रेत ले जाना पड़ता है। कोई वहां इसे फैलाकर खेलने भी तो नहीं देता। ऐसे रेत के विविध उपयोग हैं, इसलिए उपयोग के अनुसार इसकी मांग व मूल्य में भी अंतर आ जाता है। जैसे खटिया, पलंग, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे इत्यादि बनाई जाती हैं, इससे लकड़ी के उपयोग एवं मूल्य दोनों में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार तो सभी संसाधन उपयोगी व मूल्यवान होते हैं। सभी उपलब्ध वस्तुएं संसाधन होते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनता है जब उसका कोई उपयोग अथवा मूल्य होता है। संसाधनों का उपयोग मानव जीवन को सुगम व सहज बनाने के साथ क्षेत्र एवं देश के विकास के लिए भी किया जाता है। इसलिए किसी भी देश के विकास में संसाधनों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। संसाधनों के बिना विकास संभव नहीं है। संसाधन किसी क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। हम सभी प्रतिदिन कई प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। संसाधनों के मूल्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके। आर्थिक मूल्य, लकड़ी से फर्नीचर बनाना। सौंदर्यात्मक मूल्य, जलप्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। कानूनी मूल्य, जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना। नैतिक मूल्य, संसाधनों को संरक्षित करना। इन संसाधनों को हमारे लिए बनाता कौन है? क्या ये खुद बनते हैं या फिर इन्हें बनाया जाता है? हम किसी भी चीज को अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधन का रूप दे देते हैं। जैसे नदी या मरुस्थल में पड़े बालू को जब वहां से उठाकर निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में लाया जाता है, तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। कहा जा सकता है कि संसाधन होते भी हैं और मानवीय जरूरतों के अनुसार निर्मित भी किए जाते हैं। संसाधन के प्रकार। प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीक एवं कौशल से उपयोग में लाता है। भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि सभी शामिल है। मिट्टी के अंतर्गत जलोढ़, लाल, काली एवं अन्य सभी प्रकार की मिट्टियां शामिल हैं। जल के अंतर्गत नदी, झील, तालाब, सागर एवं महासागर इत्यादि शामिल हैं। वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के घास, पेड़ पौधे एवं झाड़ियां शामिल हैं। जैविक संसाधन के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु तक शामिल हैं।
खनिज संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे तांबा, मैंगनीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल है। मानव संसाधन। मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव में संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग की यह क्षमता उसके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशल से विकसित होती है। जिस प्रदेश या देश की जनसंख्या में शारीरिक श्रम के बजाय तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग अधिक होते हैं, वहां मानव निर्मित आधुनिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। अकुशल जनसंख्या वाले क्षेत्र इस दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं। अफ्रीका महादेश के कई देशों के पिछड़े होने का यही मुख्य कारण माना जाता है। मानव निर्मित संसाधन। मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाकर करता है, जैसे पंचायत भवन, विद्यालय भवन, हवाई अड्डा, रेल सड़क इत्यादि मानव निर्मित संसाधन के स्वरूप हैं। प्रकृति में कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधार पर कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ये आधार हैं विकास एवं उपयोग, उत्पत्ति, उपलब्धता, वितरण, स्वामित्व। विकास एवं उपयोग। विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को वास्तविक एवं संभाव्य संसाधनों में बांटा जा सकता है। वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा संसाधनों को उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैंगनीज एवं राजस्थान का तांबा इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण हैं। संभाव्य संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है। इन संसाधनों के उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। केरल में मिलने वाला थोरियम तथा लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधनों के उदाहरण हैं। वर्षों पहले सूर्य की गर्मी, समुद्री लहरें, पवन तथा भूमि के अंदर व्याप्त ताप संसाधन संभाव्य संसाधनों के उदाहरण थे, परंतु आज भारत के लिए ये सभी वास्तविक संसाधन हैं। क्या उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधनों के भाग हैं? हां, इस आधार पर संसाधनों को जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन में बांटा जा सकता है। जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव शामिल हैं, जैसे पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु इत्यादि, जबकि सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन हैं। उदाहरण के रूप में खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि आते हैं। उपलब्धता के आधार पर भी कुछ प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन तथा कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है। फलतः ये खत्म या समाप्त नहीं होते हैं। सूर्य की किरणें एवं पवन ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित हैं तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। सभी प्रकार की खनिजों जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। जल एवं वन वैसे नवीकरणीय संसाधन हैं जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती हैं।
यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। वितरण के आधार पर भी तो इसके कुछ प्रकार होंगे। हाँ, वितरण की दृष्टि से प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन सर्वत्र उपलब्ध एवं स्थानिक प्रकार के होते हैं। प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए गए हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिनमें मिट्टी एवं पवन प्रमुख है। इन्हें सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। इन्हें स्थानीय संसाधन कहा जाता है। कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरानियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला इत्यादि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निजी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो इसे निजी संपत्ति कहा जाता है। किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाला सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र पवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 किलोमीटर से आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता है। यहां उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बाद ही किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। क्या इन संसाधनों का वितरण सभी जगह समान है? क्या इन संसाधनों का उपयोग हम ठीक से कर पा रहे हैं? भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, वन, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर है। परंतु यह वितरण काफी असमान है, जिसका प्रमुख कारण स्थल रूप में भिन्नता का पाया जाना है। जैसे कहीं पहाड़, कहीं पठार तो कहीं मैदान का विस्तार पाया जाता है। स्थल रूप के इस भिन्नता के कारण पहाड़ों एवं पठारों पर वन का वितरण अधिक मिलता है। प्राकृतिक रूप से पठारी क्षेत्र में खनिज पदार्थों की अधिकता मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के ढेर मिलते हैं, जबकि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में नदियों एवं छोटी सरिताओं के कारण जल की उपलब्धता क्रमशः घटती जाती है। जहां तक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का संबंध है, यह तकनीक की उपलब्धता तथा आवश्यकता पर निर्भर करता है। विश्व के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न हैं तथा कुछ क्षेत्र इन मामलों में अभावग्रस्त हैं। अफ्रीका महादेश के कई देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफी धनी हैं, परंतु इसके विपरीत उनके पास इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक उपलब्ध नहीं है, जिससे यहां संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं हो पाया है। दूसरी ओर जिन महादेशों अथवा देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की तकनीक उपलब्ध है, वे इन संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, शिक्षित एवं तकनीकी रूप से विकसित समाज वाले क्षेत्र के इन संसाधनों का उपयोग अधिक हो पा रहा है, जबकि अशिक्षित विकासशील क्षेत्र में इन संसाधनों का सीमित विकास एवं उपयोग हुआ है अथवा नहीं हो पाया है। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। संसाधन तो हमारे लिए उपयोगी है, फिर हमें तो इनके संरक्षण हेतु प्रयास करना चाहिए, क्यों नहीं? प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक एवं उनकी आवश्यकता का होना जरूरी है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया है कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। भविष्य में इनके खत्म होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए इनका भविष्य में भी उतना ही जरूरी है जितना आज। पृथ्वी पर जीवन सतत चलता रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर
इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। हमें इनके उपयोग में सावधानी बरतनी ही होगी, अन्यथा हम स्वयं अपने लिए बड़ा खतरा पैदा कर लेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम सांभर हिरण और शंघाई हिरण के पास चलेंगे। सांभर हिरण एक स्तनधारी जीव है जो कि भारत के लगभग सभी जंगलों में मिलता है। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर खाल और शाखा जैसी सींग इसे बेहद खूबसूरती प्रदान करती है। नर सांभर हिरण 225 से 320 किलो का होता है, वहीं मादा सांभर हिरण का वजन 135 से 225 किलो तक होता है। सांभर हिरण की टांगे बेहद मजबूत होती हैं, जिस कारण ये काफी तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। शांत स्वभाव के ये हिरण जलीय भागों के निकट रहना पसंद करते हैं। सांभर हिरण की सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वो हल्की सी आहट को भी पहचान लेते हैं। हिरण पूर्ण रूप से शाकाहारी पशु है जो केवल घास, पत्ते और पौधे खाता है। इनका गर्भकाल 240 दिनों का होता है और ये एक बार में एक बच्चे को जन्म देते हैं। सांभर प्रजाति जो है वो हिरणों में पाया जाने वाला इंडिया में सबसे बड़ा हिरण है और इनका जो वज़न है वो लगभग एडल्ट मेल में 200 से 300 केजी तक हो सकता है। पटना जू में इनकी संख्या लगभग 50 के करीब है। ये प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं और इनकी जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। ये समूह में रहना पसंद करते हैं और इनके लिए हमने पटना जू में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। इनका इनक्लोजर काफ़ी बड़ा है और इनके हैबिटेट से मिलते हुए और इनके रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसमें पानी की व्यवस्था की गई है, जिसमें पॉन्ड है। इसके अलावा साल्ट लिक वगैरह भी हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। सांभरों के देखभाल के लिए यहाँ पे एक वेटनरी टीम है जो इसमें लगी रहती है और ज़्यादातर इनमें जो प्रॉब्लम आता है वो इनके इनफाइटिंग की वजह से होती है। ज़्यादा अगर इनका संख्या बढ़ जाए तो आपस में इनफाइटिंग का डर रहता है, जिसमें ये एंटलर से एक दूसरे को हार्म भी पहुंचा सकते हैं। संघाई हिरण भारत के मणिपुर राज्य का एक संकटग्रस्त प्रजाति का हिरण है। इसे IUCN द्वारा विलुप्त श्रेणी में रखा गया है। ये मणिपुर का राजकीय पशु भी है। पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी लोकटक झील के दक्षिण भाग में इसका निवास स्थल है। इसकी औसत आयु 12 से 15 वर्ष तक होती है। इसको डांसिंग हिरन भी कहते हैं क्योंकि बहुत सुनहरे कलर का होता है ये, और इसके चलने पे एक माने नृत्य जैसा इनके चलने पर आभास होता है, इसीलिए इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनकी रख रखाव पे
काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ये संवेदनशील प्राणी हैं और इनके रख रखाव में पानी वगैरह इत्यादि के बराबर बदलाव होता रहता है। इनके भोजन में डियर मेश, पत्ते और मल्टीग्रेन मिक्सचर इत्यादि दिया जाता है। और इनका आकार जो है लगभग हिरन प्रजाति के जैसा ही है, भूरे रंग का होता है, सुनहले कलर का होता है ये। इसकी एक खासियत ये होती है कि ये काफ़ी शर्मीले टाइप के होते हैं। दर्शकों को भी देखते हैं तो ये पीछे चले जाते हैं। दर्शकों को देखने के बाद में इनका अभाव बिल्कुल एकदम शून्य जैसा रहता है और ये काफ़ी आकर्षक करते हैं दर्शकों को अपने यहाँ। संघाई हिरण का गर्भकाल 240 दिनों का होता है और एक बार में एक बच्चे को जन्म देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एनक्लोजर में। तब तक के लिए नमस्कार।